नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। स्पेशल 30 क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कितने प्रश्नों का सही हल कर पाते हैं, यानी सही आंसर बता पाते हैं। तो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा। और आइए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो हमें बताना है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन बणिक वर्ग के हाथों में था और ये उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा स्थल रोपण जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब के किनारे सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब राज्य में। यह एक अति प्राचीन नगर है और इसमें हम लोग हड़प्पा कालीन स्थलों को देख पाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से और बलूचिस्तान से। इसका आंसर बताइए कि हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। तो हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। इसका आंसर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित और विद्वान। इनमें से क्या आंसर होगा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जिसका मतलब होता है जन्म से जो श्रेष्ठ हो। कुलीन का मतलब होता है जन्म से जो श्रेष्ठ हो, वही होता है आर्य शब्द का अर्थ। आइए 5वें क्वेश्चन पे, अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवरवेद। तो अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तु माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि इस प्रकार है, ओम अस्तु माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इन दोनों वाक्यों से प्रश्न बनते हैं। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। आइए अब लोग 6ठे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन बृहदकारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद एवं केन उपनिषद। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो बताइए 7, 8, 9 और 10। ये ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है और इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद जिनसे देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है और यह सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। यानी नारी को सुरा और पासा के समान बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन है मैत्रेयणी संहिता, जावल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मैत्रेयणी संहिता। आइए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है।
ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्किनी, परुष्णी, कुभा, क्रम, विपास, शतुद्री। तो इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कुभा और क्रम। काबुल नदी एक 700 किमी लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कुभा या क्रम। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न 10वें प्रश्न पे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में हमें बताना है कि पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरान से थे और इनका संबंध हखमनी वंश से था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न 11वें प्रश्न पे। देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? यानी इनमें से कौन कौन ऐसे राजा थे जो बुद्ध के समकालीन थे? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 2, 1, 2 और 3। तीन में से बताइए कौन राजा बुद्ध के समकालीन थे। तीन में से ऑप्शन होगा 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत ऐसे राजा थे जो बुद्ध के समकालीन थे। आइए हम लोग 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह दुनिया का पहला गणतंत्र था और इस भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा बज्जी संघ उनमें से एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। 13 नंबर, किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली और सौरसेनी। तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया और जो बौद्ध ग्रंथ पिटक हैं उनकी रचना भी पाली भाषा में की गई है। ये फैक्ट को हमें ध्यान में रखना है। आइए 14वें प्रश्न पे, जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। तो बताना है हमें जियो और जीने दो किसका कथन है। तो जिए और जीने दो कथन है महावीर स्वामी का। ऑप्शन होगा ए, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख बताना है किससे संदर्भित है। ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रपन्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख ये है केवल वासुदेव से संबंधित है, इसमें दूसरा किसी का नाम नहीं है। हेलियोडोरस स्तंभ तक्षशिला के यमन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था जिसने वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। आइए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन है गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी। तो बताना है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ जो हुआ उसका अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो इसका आंसर होगा सुधर्मन। महावीर के देवलोक गमन के बाद उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी ने जैन को आगे बढ़ाया, यानी यही उसके अध्यक्ष बने। आइए 17वें प्रश्न पे, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। ऑप्शन है हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अब आंसर होगा महायान। महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा का नाम थेरवाद है। महायान बुद्ध धर्म से भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया, जैसे चीन, जापान, कोरिया। इन देशों में जो शाखा है वो महायान शाखा ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? ऑप्शन अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी और अंगिका। इसमें बताना है कि अशोक ने किस अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा मागधी। इसने मागधी का प्रयोग किया है। मागधी उस प्रकृति का नाम है जो प्राचीन काल में मगध
अर्थात दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा के उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। तो हमें बताना है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की। आइए 20वें नंबर प्रश्न पे। 20वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन ए अखंड है, स्तंभों का सैप्ट शुंडाकार है, ए स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इनमें से आंसर सही होगा ए स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए अब 21वें नंबर पे चलते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन है महास्थान बांग्लादेश, शाहगौरा उत्तर प्रदेश, शाहगौरा मस्की, महास्थान कालसी, भाबरू सारनाथ। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से आंसर सही होगा महास्थान बांग्लादेश और शाहगौरा उत्तर प्रदेश। यही से हमें मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा, पोटी, तांबा और स्वर्ण। तो सातवाहनों के समय जो सर्वाधिक मुद्रा थी वो सीसा धातु से बनी थी। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश सातवाहन वंश था और शीशे का सिक्का रोम से लाया जाता था। तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो बताना है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिश्रियन सी में पोडके नाम से संबोधित किया गया है? यह एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिश्रियन सी, और इसमें पोडके नाम आया है, वो किस जगह के लिए आया है ऐसा हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा बेरीगाजा, ये ऑप्शन है बेरीगाजा, अरिका में बारबैरिकम और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अरिका मेड। आइए अब 25वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपयुक्त सभी से। तो तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलकप्पियम ग्रंथ का संबंध व्याकरण और काव्य से है। तोलकप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोलकाप्पियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। आइए 26वें नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो हमें बताना है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन है श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने और समुद्रगुप्त ने। तो गुप्त वंश के शासक थे, कौन से शासक थे? ते शासक थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आइए 27वें नंबर प्रश्न पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, उपयुक्त सभी। तीन में से कौन सा आंसर सही होगा? इसमें से आंसर सही होगा शकों के उन्मूलन के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन करने के बाद धारण की। आइए 28वें नंबर प्रश्न है। 28वां नंबर प्रश्न हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका ऑप्शन है गुप्त काल। आइए 29वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है,
वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग और वर्धन युग। तो बताना है कि जो गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ वो किस युग में हुआ। तो ये जो आविष्कार हुआ हमारा ये गुप्त युग में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। आइए 30वां प्रश्न जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है आज के सेट का, और इसको भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? यानी 2 चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। तो पहला तो अजंता की गुफाओं में मिला है और दूसरा बताना है कि कहाँ है। ऑप्शन है बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा और नासिक गुफाएं। तो इसका आंसर होगा बाघ गुफा। तो